हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस पार्ट में आपके पास ऐसे प्रश्न बने हुए हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स लिए गए हैं जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में किसने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में अमेरिका के रूप में जो है पिछले वर्ष 2024 में चुनाव हुए थे, जो कि 20 जनवरी को आके वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो याद रखना है, यहाँ पे हालांकि ये क्वेश्चन सभी लोगों को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये 47वें राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। हालांकि ये 45वें राष्ट्रपति के रूप में भी रह चुके हैं। ठीक है, 45वें और 47वें दोनों राष्ट्रपति के रूप में रह गए हैं, ये बात आपको पता होगी। लेकिन जो याद रखने वाली चीज़ है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहले ऐसे हैं, अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको खुद सजा हो चुकी है। ठीक है, तो इनको सजा भी हो चुकी है। हालांकि सजा जो है वो नाम मात्र की सजा थी, एक तरीके से उदाहरण के तौर पे दिया गया था सिर्फ। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि गिरफ्तारी वगैरह होगी, लेकिन इनको कोर्ट ने इनको जो है सजा सुना दिया है। ठीक, तो पहले ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो कि जिनको सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इन्होंने कल जो है बहुत बड़े बड़े फैसले लिए थे। उन फैसलों पे आपसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। जैसे उन्होंने क्या किया है, एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें अमेरिका में एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी अगर जाके अमेरिका में पैदा हो जाता है, ठीक है, उसके माँ बाप भले ही वहाँ के सिटीजन हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वहाँ पे कोई पैदा हो जाता है तो वहाँ पे उसकी नागरिकता अपने आप मिल जाती है अमेरिका में। इस प्रावधान को उन्होंने समाप्त कर दिया है। बात समझ में आया? तो अमेरिका में जो जन्म से के द्वारा नागरिकता दी जाती थी, इस प्रावधान को उन्होंने समाप्त कर दिया है। दूसरी चीज उन्होंने क्या बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स के देश है उनके ऊपर 100% जो होगा परसेंट में टैरिफ लगाने वाले हैं। इसकी उन्होंने चेतावनी दी है। एक्चुअली आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स देश है जिसका मेंबर भारत भी आता है, ठीक है, और अभी हाल ही में ब्रिक्स की जो बैठक हुई थी 2024 वाली, वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी आपकी रूस में। ठीक है, 25 वाली जो है ब्राजील में होने वाला है। और यहाँ का अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो वो आपका इंडोनेशिया। बात समझ में आया? इसमें एक्चुअली में हुआ क्या था कि लास्ट ईयर ऐसी बातें की जा रही थी जब रूस में इसकी बैठक हुई थी, तो कि डॉलर पे जो निर्भरता है उसे खत्म किया जाए। और इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये अपना कोई एक नया जो एक्सचेंज के माध्यम का कोई ना कोई एक नया पैसा निकाल कर लेकर आएंगे जो कि डॉलर से हट के होगा। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो चाइना है वो भी इसमें आता है और इंडिया भी इसमें आता है। और चाइना इंडिया जहाँ पे दोनों रहने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कॉमन पैसे की तरफ जाने वाले हैं, कोई कॉमन चीज़ लेने वाले हैं। ठीक है, जो कि डॉलर से हट के हो, क्योंकि इंडिया के पक्ष में जाएगा तो चाइना जो होगा वो पूरी तरीके से एग्री नहीं करेगा, और चाइना के पक्ष में अगर किया जाता है तो इंडिया के लिए नुकसानदायक होने वाला है। बात समझ में आया? तो ऐसी कोई बात करने की बात चल रही थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि उसने ये पूरा बोला है कि ये जो है ब्रिक्स देशों ने अगर नया कोई इजाद किया, डॉलर का विकल्प ढूंढने की कोशिश की, तो उनके ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। यानी उनका जो बिजनेस होगा उसके लिए उनके लिए नुकसानदायक होने वाला 100%। यानी अमेरिका से कुछ भी आयात निर्यात करते समय आपको 100% देना पड़ेगा। यानी आपके देश में महंगाई दोगुना हो जाएगी। बात समझ में आया? तो इसी चीज़ को हालांकि एस जयशंकर साहब वहाँ पे गए हुए थे, जो शपथ ग्रहण समारोह था इनका, तो वहाँ पे गए थे, तो वो ऑलरेडी जाके वहाँ के वित्त मंत्रालय में मिले और ये बात से आश्वस्त करने की कोशिश किए हैं कि नहीं, ऐसा कोई विकल्प ढूंढने की कोशिश नहीं हो रही है। यानी एस जयशंकर साहब अपनी सफाई पूरी दे चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है दो निर्णय आपको समझ में आए कि अमेरिका में जन्म से जो होगा नागरिकता का प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें भी याद रखेगा ये घोषणा जो हुई है इसमें इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जन्म से जो नागरिकता की बात है ये इनके संविधान में है। तो अभी संविधान का संशोधन करना बाकी है, लेकिन इन्होंने एक तरीके से अध्यादेश की तरह जारी कर दिया है कि अब से ये खत्म होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने तीसरा सबसे बड़ा काम में क्या किया है, मैक्सिको में इन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया है।
ठीक है। मैक्सिको में एक्चुअली क्या है कि इनकी बाउंड्री से लगता है मैक्सिको, तो इनका ये का नाम है कि मैक्सिको से अवैध तरीके से जो है लोग अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। बात समझ में आया? तो इस वजह से हालांकि इनका ये का नाम है कि वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा जो होगा एक तरीके से परमानेंट बाउंड्री बनाने वाले हैं, लेकिन उसमें अभी समय लगने वाला है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है, आपातकाल घोषित कर दिया है कि यहाँ से कोई भी लोग अवैध तरीके से अमेरिका में न घुस सके। ठीक है। उसके बाद अगला जो बड़ा काम है उन्होंने क्या किया है, ये है आपका जो 6 जनवरी 2021 को, एक्चुअली आपको पता होगा कि जब 2020 में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते हैं तो उस समय एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिका के इतिहास के लिए शर्मनाक पल बन गया था। कुछ दंगाई जो थे वो उनके संसद में घुस गए थे, है ना, और वहाँ पे तोड़ फोड़ किया था। जो वहाँ के राजशाही लोग हैं, जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, बड़े बड़े पद पे होते हैं, उनकी कुर्सियों पे बैठना, वहाँ के कपड़ों को फाड़ना, ये सारा प्रोसेस वहाँ पे किया गया था। सीसीटीवी कैमरा था और उसके तहत 1500 लोगों को जो हुआ गिरफ्तार किया गया था उस वक्त 2021 में। इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनके पक्ष में वो दंगा किया गया था, इसलिए उन्होंने क्या किया है, उन 1500 लोगों को माफ़ी दे दिया है। अब सोचिए ये कहीं ना कहीं अमेरिका के इतिहास के लिए बहुत बुरा चीज़ है कि जो आतंकवादी है, जो सीसीटीवी में कैद है, सारी चीज़ें हैं, सारा रिपोर्ट है, और इतनी मतलब सबसे सिक्योर जगह अमेरिका का वहाँ पे जाते हैं और उससे ऐसे 1500 लोगों को माफ़ी दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये बदले की राजनीति में भी चल रहे हैं। बात समझ में आया? इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, अपने आप को विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर कर लिया है। ठीक है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से इन्होंने क्या किया, अपने आप को बाहर कर लिया है, क्योंकि इनका ये का नाम है कि कोरोना के समय में WHO जो है वो सही ढंग से चीज़ें नहीं ले पाया और वो चाइना का पक्ष में था। बात समझ में आया? इससे WHO को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि WHO में लगभग 16% जो पैसा होता है जो लगाया जाता है वो अमेरिका ही देता था, और अमेरिका सबसे बड़ा वहाँ पे पूंजी लगाने वाला देश था। तो अमेरिका में इनका ये भी का नाम है कि क्योंकि बीमारी शुरू हुई चाइना से, चाइना बड़ा देश है तो उसको भी उतना ही पैसा देना चाहिए जितना हम दे रहे हैं। ठीक है। तो इसमें WHO के पक्षपात का आरोप लगाते हुए ये WHO से भी अपने आप को बाहर कर लिए हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और क्या फैसला लिया है, इन्होंने ये फैसला लिया है कि जो वैश्विक जो न्यूनतम कारपोरेट टैक्स है, इस संधि से भी अपने आप को बाहर कर लिया है। एक्चुअली में ये होता क्या है, वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट, इसमें क्या होता है कि जो कुछ देश ऐसे होते हैं जैसे कारपोरेट सेक्टर जो कंपनी वगैरह लगाने वाले लोग हैं, उनमें अलग अलग देश अलग अलग टैक्स लगाते हैं। जैसे अमेरिका जो है वो 10% टैक्स लगाता है। ठीक है। कुछ देश जो कि कमज़ोर पड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उनको अपने यहाँ का खर्चा चलाने के लिए, अपनी चीज़ें चलने के लिए, अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो लगभग 14 से 15 या 20% तक भी टैक्स लगाते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक विवाद ये उठा कि जब अलग जो दूसरा देश होगा वो ज़्यादा टैक्स लगाएगा तो जाहिर सी बात है कंपनी का मेंबर वहाँ पे जाना नहीं चाहेंगे, कंपनी अपनी स्टेबलाइज नहीं करना चाहेंगे, है ना। और जो सस्ता लेगा कंपनी वहीं पे जाएगी। तो इससे चूंकि ये कम नहीं कर सकते क्योंकि इनको पैसे की ज़रूरत है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बैठक हुई और उस बैठक में ये फैसला लिया गया, उसी को क्या कहा जाता है, वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट टैक्स। ठीक है। इसमें यह फैसला लिया गया कि 15% जो होगा ये टैक्स पूरे देश लेंगे, यानी कहीं पे अगर कोई कंपनी जाके स्टेबलाइज करता है तो उसको 15% वहाँ पे टैक्स लगेगा। बात समझ में आया? हालांकि अमेरिका शुरू में इस चीज़ को जो हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार थे 2020 तक, तो उन्होंने जो हुआ इससे बाहर रखने का फैसला किया, लेकिन जब जो बाइडन साहब आ गए 2021 में तो उन्होंने इसमें वो अपने आप को जोड़ लिए। बात समझ में आया? तो इसमें इस बात पे जोड़ा गया कि 15% टैक्स लेंगे, जो 5% एक्स्ट्रा टैक्स है, क्योंकि अमेरिका को 10% टैक्स है, तो 5% टैक्स जो होगा ये अपना कॉरपोरेट जो टैक्स का ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे ये जाएगा और बाकी देशों को वो वितरित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इस संगठन से भी अपने आप को वो क्या कर दिए हैं, बाहर कर दिए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये चीज़ें तो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अभी आए और इन्होंने धड़ाधड़ ये सारे फैसले ले लिए जहां से प्रश्न पूरे बनने की संभावना है। ठीक है। WHO से अपने आप को बाहर किए, मैक्सिको के यहाँ उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया, वहाँ पे सेना खड़ा कर दिया है। ठीक है। जन्म से रिलेटेड जो वहाँ पे नागरिकता का प्रावधान है वो सब खत्म कर दिया। तो बहुत ज़्यादा इनके
काम है प्रश्न पूरी तरीके से बनने के। आइए अमेरिका से रिलेटेड जो करंट के पार्ट है 2024 वगैरह तक में, उससे भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, तो पहला क्या आपको देखना है, जो पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोबॉय, ठीक है, यहां पे भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी हुई है। तो ये बात भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनोबॉय, ये भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका में एक बीमारी चली थी जिसका नाम रैबिट फीवर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, रैबिट फीवर किस देश में आया था? अमेरिका में आया था। बात समझ में आया? जैसा मैंने बताया, अमेरिका के इतिहास में सजा पाने वाले राष्ट्रपति जो है वो पहले नंबर पे कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इसके बाद अभी आप लोगों को पता ही होगा कि कैलिफोर्निया में जो है भीषण आग लगी हुई है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बाल्ड ईगल है, बाल्ड ईगल, इसको आधिकारिक तौर पे यूएसए का क्या घोषित किया गया है? राष्ट्रीय पक्षी। तो अगर पूछा जाए अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? बाल्ड ईगल। बात समझ में आया? इसके अलावा जो है डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम भी अमेरिका ने लॉन्च किया है। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है डोनाल्ड ट्रंप जो सरकार बनी हुई है, तो इसमें एआई नीति का सलाहकार भारतीय मूल के श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, एआई नीति का सलाहकार भारतीय मूल के कौन है? श्री राम कृष्णन, इनको जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो ये इतनी बातें अमेरिका से आपको याद रखना है, जो कि करेंट का पार्ट है। आइए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ शुरू किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका जो शुरुआत है वो हो चुका है, और कहाँ पे हुआ है? ये बिहार में। तो बीपीएससी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन जो है अधिकारियों का सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ है? बिहार में आयोजित हुआ है। ठीक है, बिहार का जो बात करते हैं तो इसमें क्या है, जो लोकसभा है, ठीक है, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब जो हैं, इन्होंने यहाँ पे इसका एक तरीके से कह सकते हैं उद्घाटन किया था। जो भी पूरे भारत के पीठासीन अधिकारी हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें आप नोट्स में बना लीजिएगा। इसके ये पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल सम्राट एकेडमी GZP को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बिहार से अगर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी राजधानी पटना, ये तो सबको पता होगा, और नीतीश कुमार यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल याद रखिएगा आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अब बिहार से होने वाले कुछ करंट अफेयर्स के पार्ट को ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर पूछा जाए, हाल ही में दरभंगा में, ठीक है, हाल ही में क्या किया गया है? दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो बिहार में के कहाँ पे एम्स की आधारशिला रखी गई है? तो वो रखी गई है दरभंगा में। बात सुन में आए? इसके अलावा आपदा का पूर्वानुमान लगाने के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है? एक ऐप भी लॉन्च किया है। बात सुन में आए? तो आपदा का पूर्वानुमान लगाने के लिए भी ऐप जारी किया गया है। जातिगत जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य अगर बात करते हैं तो बिहार है। ठीक है, तांबे से बना बापू का टावर, ये पटना में है, बिहार के तांबे से बना हुआ ये बापू का टावर है पटना में। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा 8वां महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो है, इसकी ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ था? 2024 में राजगीर यानी बिहार में। बात सुन में आया? तो 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का भी आयोजन बिहार में हुआ था। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि बिहार ने जो है राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। बिना पंजीकरण का कोई भी मठ या मंदिर या ट्रस्ट नहीं चलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बिहार में क्या हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के जो राजगीर में है वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बिहार में जो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, इनको हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट बनता है। अगला देखिएगा, यहाँ पे जो बिहार में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है। ठीक है, तो अजगैबीनाथ धाम किस स्टेशन का नाम बदल के किया गया है?
सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये याद रखना है आपको, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार ये किसको मिला है, ये आपको प्रश्न में याद रखना है। तो ये पुरस्कार किसको मिला है? ये पुरस्कार मिला है आपका उर्वशी सिन्हा को। किसको मिला है? उर्वशी सिन्हा को। ठीक है, तो ये इनको याद रखिएगा, इनको क्यों मिल दिया गया ये पुरस्कार? तो इन्होंने क्या किया है, क्वांटम जो कंप्यूटिंग है उसमें इनके वो योगदान के लिए दिया गया है उर्वशी सिन्हा। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए दिया गया है, ये बात आपको याद रखना होगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अगर बताया जाए कि ये पुरस्कार कौन देता है, तो ये पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिया जाता है, इसका मतलब उसके साथ दोनों मिल के देते हैं। ठीक ना, बाकी आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें PDF में लेके नोट्स में बना लीजिएगा। अगर कुछ पुरस्कारों की बात करें, अभी हाल ही में जो पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, तो 2024 में की जो पुरस्कार है उसकी घोषणा की जा चुकी है, और उसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो इसको 1991-92 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1991-92 में शुरू किया गया था। उस समय इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। खेल में सर्वोच्च ये पुरस्कार है। तो इस बार 4 लोगों को देने की बात की गई है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे मनु भाकर है शूटिंग में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में है, उसके अलावा प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं, और डी गुकेश जो है वो शतरंज के खिलाड़ी। ये 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन? मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। इन चारों को भारत का खेल का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बात समझ में आया? इसके अलावा कुछ और पुरस्कार हैं जिसमें आपका क्या है, श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार, ये एस जयशंकर साहब को मिला है। ठीक है, कुवैत के अभी हाल ही में मोदी जी दौरा किए थे, तो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये कुवैत का है। किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसके बाद अगर बात करते हैं मिस इंडिया USA का खिताब किसको मिला है? कैटलीन सैंड्रा नील क्राउन को। ठीक है, कैटलीन सैंड्रा नील क्राउन ये मिस इंडिया USA हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसको मिला है? किरण मजूमदार शाह को मिला है। और प्रवासी भारतीय सम्मान अभी हाल ही में किसको दिया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ठीक है, ये प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। ठीक है, तो ये पुरस्कारों को भी आपको याद रखना है। हाल ही में सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे ऊंचा जो मानव पिरामिड बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? भारतीय थल सेना के द्वारा बनाया गया है सबसे ऊंचा मानव पिरामिड। अगर भारतीय थल सेना की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और अगर बात करते हैं इसका जो अध्यक्ष इस समय के कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इस समय अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और हम लोग थल सेना दिवस कब मनाते हैं हर साल? तो हर साल हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी को। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्थापना जब इसका 1 अप्रैल को हुआ तो 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन करियप्पा साहब को जो हुआ सत्ता हस्तांतरण जब हो रहा था हमारे यहाँ आज़ादी के समय में, तो 15 जनवरी 1949 को ये सत्ता पहली बार भारतीयों के हाथ में आई थी। यानी एक तरीके से इंडियन जो आर्मी है उसका कमान भारतीयों के हाथ में आया था 15 जनवरी के दिन। ठीक है, इसलिए हर साल 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? सेना दिवस। ठीक है, और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? इसका आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले सेवा। ठीक है, ये आर्मी का है आदर्श वाक्य क्या? सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, अगर बात किया जाए इसके उप सेना प्रमुख कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको आर्मी के बारे में याद रखनी है। ठीक ना, इसके अलावा कुछ और नियुक्तियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो हाल ही में हम भारत के 91 न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस संजीव
खन्ना। उसके बाद अगर बोला जाए राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है विजय किशोर राहटकर को। ठीक है, तो विजय किशोर को क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल जो है उसके 26वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो परमेश शिवमणि बने हैं। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, सतीश कुमार को। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग का किसको नियुक्त किया गया है, प्रीति सुदन को नियुक्त किया गया है। अगर बात करते हैं जो टाटा ट्रस्ट है उसका किसे नियुक्त किया गया है, तो नोएल टाटा को किया गया है अध्यक्ष के रूप में। अगर हम बात करते हैं कि ISA अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन, याद रखेगा इसका मुख्यालय की बात करें तो भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में ये भारत के पड़ता है ना। और इसका जो है किससे चुना गया है महानिदेशक, तो ये है आशीष खन्ना। ठीक है, CISF के नए महानिदेशक किसे चुने गए हैं, राजविंदर सिंह भाटी को चुना गया है। उसके बाद बात किया जाए भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो बनी है PT उषा। 16वें वित्त आयोग में के प्रमुख के रूप में किसको नियुक्ति दी गई है, तो अरविंद पंगड़िया। ठीक है, और भारत के नए CAG कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये किए गए हैं संजय मूर्ति। RBI के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्ति मिली है, तो ये मिली है संजय मल्होत्रा को। ठीक है, तो इतनी आपको नियुक्तियां याद रखनी है। आइए आगे चलते हैं। 22 जनवरी 2025 को किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं, तो किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं ये आपको बताना है। तो ये किस योजना के हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अगर बात करते हैं कि इस योजना की शुरुआत जो हुई थी, जाहिर सी बात है अगर 10 साल पूरे हुए तो इसकी शुरुआत तो अभी से जो होगा 2015 में ही हुआ होगा। किस मंत्रालय ने किया ये याद रखिएगा, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये किया गया था। यहाँ पे अभी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 जनवरी से लेके 8 मार्च 2025, क्योंकि 8 मार्च को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो यहाँ तक जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP की 10वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो कम बाल लिंग अनुपात है हमारे देश में उसके और लैंगिक जो भेदभाव वगैरह है, लड़कियों की शिक्षा के लिए, उनके कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसको जो है शुरू किया गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किया है, तो विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन किया है, चीन। चीन से एक चीज और याद रखिएगा कि इसने अभी क्या किया है, विश्व की सबसे बड़ी बांध को भी, जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी है उनके लिए कह लीजिए सांगपो नदी, वहां पे इसने बनाने की घोषणा कर दी है। और अब ये क्या कर रहा है, विश्व का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग भी बनाने की का जो है कार्य पूरा कर लिया है। याद रखिएगा यहाँ पे काम हो चुका है, बांध बनाने का काम अभी शुरू किया गया है, घोषणा की गई है। ठीक है, ये कितनी लंबी है, तो ये जो है आपकी 22.13 किलोमीटर लंबी है, ये आपको याद रखना है, विश्व की सबसे बड़ी है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। चीन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लीजिए। चीन में एक नया वायरस आया था, ठीक है, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा था, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, HMPV कहते हैं इसको। उसके अलावा जो है चीन ने क्या किया है, CR450 दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन जो है उसको लाया है। ठीक है, उसका नाम क्या रखा है, दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन कौन है, CR450। बात समझ में आया। इसके बाद अगर बात करते हैं चीन के और, तो उसने क्या किया है, हाल ही में एक स्टिल्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और जैसा मैंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध उसने क्या किया है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी, एक्चुअली में ब्रह्मपुत्रा तो ये तो आके असम में बनती है, लेकिन वहां पे इसको सांगपो बोला जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्रा को जो है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। वहां पे इसने क्या किया है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा कर दी है इसने। ठीक है, तो ये याद रखिए। इसके साथ अगर बताया जाए तो इसका मशहूर शहर जो है
एक है ब्रांड सीन, इसके ऊपर भारत ने क्या किया था, बैन किया हुआ था, जो कि अब इसको क्या कर दिया, इसका बैन भारत ने हटा दिया है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रांड सीन किस देश का जो है आपका शहर है। शहर का मतलब फैशन वगैरह से रिलेटेड ये प्रोडक्ट बनाता है, तो इसको मतलब भारत ने बैन किया था। तो याद रखिएगा जो सीन है आपका, यहाँ से क्या है आपका, इसको बैन किया गया था, अब खोल दिया गया है। ठीक है, चीन ने पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान जो है सेंझोउ 19 को लॉन्च किया है। ये क्या है, मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। ठीक है, सेंझोउ 19, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद पैरा ओलंपिक में क्या है, इसका अगर बात करते हैं तो 220 पदक इसके पास थे। ठीक है, और ये क्या था, शीर्ष देशों में शामिल था। ठीक है, उसके अलावा दुनिया का सबसे तेज रोबोट अगर लॉन्च करने की बात करते हैं तो वो भी चीन के पास है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट चीन के पास है। ठीक है, उसके बाद चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर की जो है, कार्बन फाइबर से युक्त हाई स्पीड ट्रेन का भी अनावरण किया है, ये भी याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, इसने क्या किया है, सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। इन सारी चीज़ों को आप पीडीएफ फॉर्म में जाके सम्राट एकेडमी GZP को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें पीडीएफ में मिल जाएंगी, उसका नोट्स बना लीजिएगा। और ऐसे ही प्रश्नों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।